गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेशन की थी एनर्जी ऑफ डिफरेंट सेल। बोहर मॉडल हम पढ़ रहे थे और हमने डिफरेंट सेल की एनर्जी निकाली थी। अब बच्चों आज जो हम निकालने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल कि अलग अलग सेल में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो क्या होगी। क्या सभी सेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बराबर होती है, अलग अलग होती है? तो बच्चों आज हम इसी पे बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझना जरा बात बच्चों ध्यान से। जैसे ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये पहला सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। बच्चों पहले सेल में वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की v1, यहां जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो v1 वेलोसिटी से घूम रहा है। दूसरे में है v2 और तीसरे में है v3। और हमें आगे तक निकालना है ये कि डिफरेंट सेल में जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की वो क्या होगी। जैसे हमने डिफरेंट सेल की सबसे पहले रेडियस निकाली थी, फिर काइनेटिक एनर्जी निकाली, पोटेंशियल एनर्जी निकाली और टोटल एनर्जी का कैलकुलेशन किया डिफरेंट सेल में। बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ध्यान से समझना है तुमने यहां पे। अब देखो हम एक बात जानते हैं, एज वी नो फ्रॉम बोहर पोस्टुलेट, बोहर के पोस्टुलेट से हम एक बात जानते हैं क्या, कि जो MVR होता है, MVR बराबर होता है NH/2π। अरे होता कि नहीं होता? ये बात हमने पढ़ी थी कि MVR किसके बराबर होता है, NH/2π के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा बोहर मॉडल का एक पोस्टुलेट था। बोहर ने ये एक पॉइंट दिया था कि MVR बराबर होगा NH/2π, या मैं ये भी कह सकता हूं कि इसमें इसके बारे में बोहर ने ये बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π होता है। ये एंगुलर मोमेंटम है MVR। अब जरा ध्यान से समझो बच्चों, यहां से मैं V की वैल्यू निकालता हूं। V बराबर हो गया NH/2π और ये M और ये R। सही बात है। अब बच्चों यहां ये जो N है ये डिफरेंट सेल को डिनोट करता है। N की वैल्यू डिफरेंट सेल को डिनोट करती है। जैसे पहला सेल है तो N की वैल्यू 1 हो जाएगी, दूसरा सेल है तो 2 हो जाएगी, तीसरा सेल है तो 3, चौथा सेल है तो 4। H जो है यहां प्लैंक्स कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7। M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और R है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों हम जानते हैं H की जो वैल्यू है वो 6.63 इंटू 10⁻34 होती है। अगर मैं बात करूं पाई की वैल्यू तो पाई होता है 22/7। अगर मैं बात करूं M की मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अरे होता कि नहीं होता? R है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन बच्चों हम करके आ चुके हैं। रेडियस के बारे में मैंने क्या पढ़ा, रेडियस होती है 0.529 इंटू 10⁻10 और ये क्या n²/z और ये मीटर, या हम इसी को ऐसे भी कह सकते हैं, और 0.529 n²/z और ये एंगस्ट्रम। अगर एंगस्ट्रम को मैं मीटर में चेंज करूं तो एंगस्ट्रम में 10⁻10 मीटर होते हैं। ये मैंने समझाया था तुम्हें। अब बच्चों ये सारी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। बच्चों अगर मैं ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देता हूं तो देखो Vn से डिनोट कर रहा हूं। Vn किसके बराबर आ जाएगा? H की जगह 6.63 इंटू 10⁻34। अच्छा बच्चों नीचे क्या आया हमारे पास? नीचे है हमारे पास 2 और ये पाई, 2 इंटू 22/7। M की जगह 9.1 इंटू 10⁻31 और R की जगह 0.529 इंटू 10⁻10 n² और अपॉन में Z। सही बात है यहां तक? अब देखो जरा ध्यान से, एक n से एक n कैंसिल हो गया। सही बात है। ये z चला गया ऊपर।
अब z चला गया ऊपर, तो देखो बच्चों क्या आया, जब हम इसको सोल्व करेंगे Vn बराबर, जब मैं इस क्वांटिटी को इतनी इतनी क्वांटिटी को जब मैं सोल्व करूंगा बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा 2.19 इंटू 10 टू द पावर 6। सही बात है, 2.19 इंटू 10 टू द पावर 6। ये वाला z चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर आ गया z, नीचे क्या है, एक n है, ये हमारे पास आ गया मीटर पर सेकंड के अंदर ये यूनिट आएगी। सही बात है बच्चों, यहां तक क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बच्चों ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अलग अलग सेल के लिए हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी। अब देखो मैं निकालता हूं फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, और z की वैल्यू 1 होती है, तो Vn बराबर आ गया 2.19 इंटू 10 टू द पावर 6, z की जगह 1 रखा, नीचे क्या आ गया, n मीटर पर सेकंड। सही बात है। अब अगर मेरे पास हाइड्रोजन का सेल दिया हुआ है, तो ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल और ये फोर्थ सेल। पहले सेल के लिए n की वैल्यू 1 होती है, दूसरे वाले सेल के लिए n की वैल्यू 2 होती है, तीसरे वाले सेल के लिए n की वैल्यू 3 होती है, चौथे वाले सेल के लिए n की वैल्यू 4 होती है। तो पहले वाले सेल की जो वेलोसिटी है v1 की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2.19 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। दूसरे वाले सेल की v2 क्या आएगी, 2.19 इंटू 10 टू द पावर 6 और डिवाइड बाय 2। तीसरे वाले सेल की v3 क्या आएगी, v3 बराबर 2.19 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाय 3। और फोर्थ सेल की v4 क्या आएगी, 2.19 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाय 4। ये सारी यूनिट मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में। बच्चों ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के लिए। अब मैं हाइड्रोजन जैसे दूसरे एटम के लिए भी वेलोसिटी निकाल सकता हूं। अगर वेलोसिटी निकाल रहा है हीलियम के लिए फॉर He पॉजिटिव, अगर He पॉजिटिव के लिए वो वेलोसिटी निकलवा रहा है, तो बच्चों He पॉजिटिव के लिए z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और z की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो Vn बराबर 2.19 इंटू 10 टू द पावर 6, z की जगह मैंने रखा 2 और डिवाइड बाय n मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आएगा He पॉजिटिव के लिए। अब He पॉजिटिव के लिए अलग अलग सेल की अगर हमें एनर्जी निकालनी है, तो हमें क्या करना है, n की जगह रखते जाना है। वैल्यू पहले सेल के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 4। इस तरह से हम निकाल सकते हैं बच्चों वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है बात, कोई बड़ी बात नहीं, यहां तक बड़ा आसान सा काम था बच्चों। मैं इसको साफ कर देता हूं। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। इसको नोट करते चलना है बच्चों, और अगर कोई डाउट आता है तो वो मेरे से पूछना है तुमने। चलो ठीक है। अब देखो बोहर मॉडल का जो अगला टॉपिक है हमारा बच्चों, वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं बोहर मॉडल से, ध्यान से देखना बच्चों, समझना अभी। बच्चों ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये उसके डिफरेंट सेल है। किसी एटम का न्यूक्लियस है और ये उसके डिफरेंट सेल है। ये पहला सेल है, इसकी एनर्जी E1 है, ये दूसरा है E2 है, ये तीसरा है E3 है। बच्चों ऐसे ही एक सेल ऐसा भी होगा जिसकी एनर्जी इनफाइनाइट होगी, ठीक है। ई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वाले सेल सॉरी एनर्जी इनफाइनाइट नहीं, एक इनफाइनाइट नंबर का सेल भी होगा जिसकी एनर्जी मैंने क्या मान ली, ई इनफाइनाइट। सही है बात यहां तक बच्चों। अब सुनो जरा ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और वो इलेक्ट्रॉन अभी पहले वाले सेल में है, ठीक है, और जिस सेल में वो इलेक्ट्रॉन अभी मौजूद है बच्चों, उसको हम बोल रहे हैं उसकी ग्राउंड स्टेट, कि अभी वो ग्राउंड स्टेट में यहां पहले वाले सेल में, ये उसकी क्या है, ग्राउंड स्टेट। हमें इस इलेक्ट्रॉन को पहले वाले सेल से भेजना है इनफाइनाइट नंबर वाले सेल में।
ध्यान से समझना। अब बच्चों इस पहले वाले सेल की एनर्जी मान लिया 10 जूल है और इनफाइनाइट वाले सेल की एनर्जी मान लिया मैंने 80 जूल है। तो बताओ यहां से अगर यहां भेजना है तो हमें उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। देखो बच्चों अभी उसके पास एनर्जी कितनी है 10 जूल, अगर हमें उसे यहां से यहां भेजना है तो हमें 70 जूल एनर्जी और देनी पड़ेगी। और ये जो 70 जूल एनर्जी है तुमने कैलकुलेट कैसे की कि भाई हमें यहां पे पहुंचाना है, इसकी एनर्जी कितनी है 80, कहां से पहुंचाना है यहां से, इसकी एनर्जी कितनी है 10 जूल। तो इसमें से ये माइनस कर दिया 80 माइनस 10, तो मैं कहूंगा 70 जूल एनर्जी इसको देनी पड़ेगी यहां तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। और ये जो एनर्जी मैंने दी है किसी भी इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट लेवल पे पहुंचाने के लिए बच्चों इसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो डेफिनेशन लिखता हूं मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की, बहुत अच्छी डेफिनेशन है बच्चों, ध्यान से समझना। क्या डेफिनेशन है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन from ground level to infinite level is known as ionization energy, बच्चों हम इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अभी ध्यान से समझो बच्चों, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है और इस एनर्जी को मैं ग्राउंड स्टेट की एनर्जी बोल रहा हूं इजी, और हमें इस इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट लेवल पे पहुंचाना है। इनफाइनाइट लेवल की एनर्जी ई इनफाइनाइट है। अगर मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है बच्चों तो आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर होता है ई इनफाइनाइट माइनस ई ग्राउंड। ग्राउंड लेवल पे जो एनर्जी है और इनफाइनाइट लेवल पे जो एनर्जी है वो माइनस कर दिया, ई इनफाइनाइट से ई ग्राउंड माइनस कर दिया, वो हमारे पास क्या होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बच्चों हम एक बात जानते हैं, एज वी नो, हम क्या जानते हैं कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी जो होती है ई एन बराबर होता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमने एनर्जी की एक्सप्रेशन निकाली थी टोटल एनर्जी में बच्चों, ये बोहर मॉडल के थ्रू हमने कैलकुलेशन की थी एनर्जी की, ये हमारी एनर्जी है, ठीक है बच्चों। अब एक बात समझो, तुम मान लो हमारा हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, या तुम ये मान लो ये हमारे पास कोई भी एक एटम है जो हाइड्रोजन जैसा है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसका पहला वाला सेल है, पहला वाला सेल जिसकी एनर्जी E1 है, ठीक है, और ये है इनफाइनाइट नंबर वाला सेल जिसकी एनर्जी ई इनफाइनाइट है, उसको हमें यहां से यहां पहुंचाना है। अब देखो बच्चों एक बात समझना, ई इनफाइनाइट अगर मैं कभी भी निकालूंगा तो एन की जगह मैं क्या रखूंगा, ये जो वैल्यू है 1 का मतलब क्या है पहला सेल, इनफाइनाइट जो है इसका मतलब क्या है इनफाइनाइट नंबर का सेल, और ये एन किसको डिनोट करता है बच्चों, ये एन डिनोट करता है नंबर ऑफ सेल को ही डिनोट करता है। अगर मुझे ई इनफाइनाइट निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -13.6 जेड स्क्वायर, एन की जगह मैं रख दूंगा इनफाइनाइट का स्क्वायर और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों अब देखो ई इनफाइनाइट किसके बराबर आ गया, तुम जानते हो मैथमेटिक्स के अंदर समथिंग अपॉन इनफाइनाइट, किसी को भी अगर इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो बच्चों वो किसके बराबर आएगा, वो 0 के बराबर आएगा। यहां से जो सबसे अच्छी बात हमारे सामने ये आई वो क्या आई कि इनफाइनाइट लेवल की जो एनर्जी होती है बच्चों वो कितनी होती है, 0 होती है। तुम ये मत समझना कि इनफाइनाइट लेवल पे तो कुछ भी एनर्जी नहीं होती, बिल्कुल 0 एनर्जी हो गई बच्चों। इनफाइनाइट लेवल की एनर्जी इस लेवल की एनर्जी से तो ज्यादा होती है, क्योंकि ये जो E1 है ये वाली वैल्यू तो नेगेटिव में होती है और ये वाली वैल्यू 0 है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव से तो ज्यादा है ना वो वाली एनर्जी, समझ में आ रही है ना बात। जीरो जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव में जो वैल्यू आती है उससे तो ज्यादा है ना। अब देखो एक बात समझो तुम, यहां से ध्यान से समझना, अगर मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है, आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर क्या होता है, ई इनफाइनाइट माइनस ई ग्राउंड स्टेट। अब वो ग्राउंड स्टेट बच्चों इलेक्ट्रॉन किसी भी लेवल पे हो सकता है, ग्राउंड स्टेट वो हमारा
पहला सेल भी हो सकता है, दूसरा सेल भी हो सकता है, तीसरा सेल भी हो सकता है। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि ग्राउंड स्टेट का मतलब पहला सेल। हमें अगर पहले वाले सेल को इनफाइनाइट लेवल तक पहुंचाना है तो ग्राउंड स्टेट हम मानेंगे पहला वाला सेल। अगर दूसरे से हमें पहुंचाना है इनफाइनाइट लेवल पे तो मैं ग्राउंड स्टेट मानूंगा दूसरा सेल। तो ये ग्राउंड स्टेट डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। अभी सुनो जरा आगे की कहानी क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर क्या हो गया, ई इनफाइनाइट, ये तो जीरो होता है, माइनस ई ग्राउंड स्टेट। सही बात है ना। और ये ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है ये कैसे निकालते हैं हम, ये इस फॉर्मूला से निकालते हैं, -13.6 Z² अपॉन n² और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी अगर कभी किसी की निकालनी है तो उसका फॉर्मूला 13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रही है बात। अगर मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए अगर आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर क्या आएगी, देखो हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 13.6 डिवाइड बाय n² और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कहानी ये है हमारे पास कि n की जगह मैं क्या रखूं। तो बच्चों n की जगह क्या रखना है वो तुम्हें बताएगा। वो ये कहेगा कि भाई निकालो आयोनाइजेशन एनर्जी जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन एटम के अंदर सेकंड लेवल से एक्साइट कराएंगे। अब वो ये हमें देगा, वो हमें लेवल देगा कि लेवल फर्स्ट है या सेकंड है, वो हमें देगा। तो बच्चों अगर n की वैल्यू 1 है, अगर n की वैल्यू 1 है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या आ जाएगी 13.6 और ये 1 का स्क्वायर और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या आ गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर n की वैल्यू 2 है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर आ जाएगी 13.6 और ये 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 13.6 डिवाइड बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रही है ना बात, क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है यहां तक। अब सुनो जरा ध्यान से बच्चों आगे की कहानी क्या है। आगे है ना, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, देखो बच्चों बड़े काम का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना तुम। देखो बच्चों एक क्वेश्चन दिया तुम्हें, इफ आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम इज x, then determine ionization energy for He पॉजिटिव एंड Li2 पॉजिटिव। हमें आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है He पॉजिटिव और Li2 पॉजिटिव के लिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आईआईटी के अंदर भी आया हुआ है एक बार क्वेश्चन, ध्यान से समझना बच्चों। हम जानते हैं, एक बात जानते हैं, एज वी नो En बराबर होता है, सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर होती है 13.6 और ये हमारे पास क्या Z² और अपॉन n² और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो तुम जानते हो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं He पॉजिटिव की बात करूं तो हीलियम का नंबर 2 होता है, 2 नंबर का मतलब 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ कि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो बच्चों यहां अगर मैं समझूं तो यहां भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। और अगर मैं Li2 पॉजिटिव की बात करूं तो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है 2 पॉजिटिव चार्ज है। और हम एक बात जानते हैं कि लिथियम का नंबर 3, 3 का मतलब 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 पॉजिटिव चार्ज अगर आया है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। अब सुनो जरा बच्चों ध्यान से समझना, सभी के पास एक इलेक्ट्रॉन है और तुम जानते हो एक इलेक्ट्रॉन है तो वो पहले वाले सेल के अंदर ही होगा, मतलब फर्स्ट के अंदर होगा, E1 के अंदर होगा, और हमें उसको भेजना है इनफाइनाइट लेवल पे। समझ में आ रही है ना बात। अब हमारे पास एक बात तो क्लियर हो गई कि n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 1। अब सुनो जरा बच्चों तुम ध्यान से,
आयोनाइजेशन एनर्जी जो हाइड्रोजन के लिए है वो 13.6 Z² और अपॉन में n²। ठीक है, एक बात सुनो तुम ध्यान से, हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 होती है। फॉर हाइड्रोजन Z इज इक्वल्स टू 1। सही बात है। अब बच्चों उसने कहा हाइड्रोजन के लिए जो एनर्जी है वो x है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ, देखो मैं सारी वैल्यू यहां पुट कर देता हूं। Z बराबर 1 रखा और n बराबर 1 रखा। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी आ गई 13.6, ये 1 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, तो आ गई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको कहा है उसने x के बराबर, कि हाइड्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो किसके बराबर है बच्चों? वो x के बराबर है। और हमें तो बस ये बताओ, हमें ये बताओ हीलियम He पॉजिटिव के लिए और Li2 पॉजिटिव के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, ये निकाल के बताओ हमें। तो बच्चों निकालते हैं भाई, ध्यान से देखना, देखो कैसे निकालेंगे, समझना अच्छे से। फॉर He पॉजिटिव, अगर मैं He पॉजिटिव की बात करूं तो He पॉजिटिव के लिए Z की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी निकालूं तो 13.6 ये Z का स्क्वायर और नीचे n का स्क्वायर, n की वैल्यू तो यहां भी 1 होगी क्योंकि He पॉजिटिव के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो पहले वाले लेवल में ही होगा। अब देखो जरा बच्चों क्या आया, ये 13.6 और ये 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 4 और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया हमारे पास हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बच्चों 13.6 की जगह तो मैं क्या रख सकता हूं? x रख सकता हूं ना। इसका मतलब हीलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कितनी आ गई? 4x। समझ में आ रही है बात? अगर हाइड्रोजन के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी x है तो हीलियम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? 4x। आगे बात करते हैं फॉर Li2 पॉजिटिव। अगर मैं Li2 पॉजिटिव की बात करता हूं तो Li2 पॉजिटिव के लिए Z बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। Z बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि लिथियम का नंबर जो होता है वो कितना होता है? 3। इसका मतलब Z की वैल्यू 3 होगी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर 13.6 Z का स्क्वायर और n की वैल्यू तो यहां भी 1 ही होगी, तो बच्चों आ गया 13.6 इंटू 9 और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 की जगह में क्या रख सकता हूं? x, तो बच्चों ये आ गया 9x। अगर हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी x है तो हीलियम की क्या होगी? 4x और Li2 पॉजिटिव की क्या होगी बच्चों? 9x। समझ में आ गई ये बात? क्लियर है? कोई बड़ी बात नहीं है। चलो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है बच्चों, तो देखो बच्चों मैं बात कर रहा था ना बोहर मॉडल की। बोहर मॉडल ने हमें क्या क्या सिखाया? बोहर मॉडल ने हमें सिखाया कि हम कैसे निकाल सकते हैं रेडियस डिफरेंट सेल की, कैसे निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, कैसे निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, कैसे निकाल सकते हैं टोटल एनर्जी, कैसे निकाल सकते हैं हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारी कैलकुलेशन हमने किसने सिखाई? बोहर मॉडल ने सिखाई। लेकिन बच्चों बोहर मॉडल के अंदर कुछ कमियां भी है। हालांकि बोहर मॉडल एक बहुत अच्छा मॉडल है हमारी केमिस्ट्री के अंदर जो लगभग रियलिटी को एक्सप्लेन करता है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ कमियां हैं बच्चों। अब हम पढ़ते हैं इसकी लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। बोहर मॉडल की लिमिटेशन क्या है बच्चों? सबसे बड़ी लिमिटेशन पता क्या है? बोहर मॉडल केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए एप्लीकेबल है, और अगर इलेक्ट्रॉन 2 या 2 से ज्यादा होते हैं तो बच्चों ये उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। सबसे बड़ी कमी ये है बोहर मॉडल की। तो मैं लिख देता हूं बोहर मॉडल is applicable for single electron system। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर कौन कौन आते हैं? हाइड्रोजन आता है, He पॉजिटिव आता है और Li2 पॉजिटिव आता है। बच्चों बोहर मॉडल केवल इनके लिए एप्लीकेबल है। केवल इनकी रेडियस वेलोसिटी
और एनर्जी निकाल सकता है वो, इनके अलावा किसी और की नहीं निकाल सकता, केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है बोहर मॉडल। अब सुनो जरा ध्यान से, इट डज नॉट एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए यह एप्लीकेबल नहीं है। अब सुनो अगली बात, बच्चों हमने पढ़ा था जब स्पेक्ट्रम हम बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी लाइन बनती है और उन लाइन की कैलकुलेशन हम बोहर मॉडल के थ्रू भी कर सकते हैं। बच्चों वो जो लाइन बनती है वो लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाती है, वो फिर से डिवाइड हो जाती है अलग अलग हिस्सों में। बच्चों इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता बोहर मॉडल कि लाइन की स्प्लिटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्यों होती है। देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, जो लाइन बनती है ना, जब हम किसी का भी स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं तो वहां पे लाइन बनती है, जैसे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में लाइन बनती है, लेमन, बामर, पाश्चन, वो हमने पढ़ा था। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस वहां अप्लाई कर दे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दे तो वो जो लाइन है उनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। वो स्प्लिटिंग क्यों होगी इसको एक्सप्लेन नहीं करता बोहर मॉडल। तो बच्चों मैं यहां लिख देता हूं, इट डज नॉट एक्सप्लेन splitting of line in presence of electric field and magnetic field। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो लाइन की स्प्लिटिंग है बच्चों, उसको एक्सप्लेन नहीं करता बोहर मॉडल, ये उसकी एक कमी थी। तो बच्चों आज हमारा बोहर मॉडल कंप्लीट हो गया है, अच्छे से आपको करना है इसको। इसके बारे में अगर कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछना है। और बच्चों एक और बात, सिलेबस में जो डिडक्शन हुआ है उसके बारे में अभी हमें नहीं सोचना है बिल्कुल भी, क्योंकि अभी तक हमने जो सिलेबस किया है उसमें किसी तरह का कोई डिडक्शन नहीं है। हाँ, जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, जो फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, वो एक छोटा सा पोर्शन डिलीट किया है। लेकिन उनके बिना, उनको स्टडी किए बिना हम हमारे जो साइड के टॉपिक है उनको नहीं पढ़ सकते, इसलिए उनके बारे में भी हमें नॉलेज रहनी चाहिए। ये नहीं है कि उनको बिल्कुल तुमने भी हटा देना अपनी नोटबुक से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो तुम्हें बिल्कुल नहीं सोचना कि क्या सिलेबस तुम्हारा हटा है क्या नहीं हटा, तुम्हें पढ़ते चलना है जो भी हम काम कर रहे हैं उसको। ठीक है बच्चों, थैंक यू।